जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली शाम को आपकी यूपीएसआई मूल विधि प्लस भारतीय संविधान की ये क्लास होती है, जिसमें हम मोस्ट 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को कवर करते हैं, जिनमें से आपके 25 क्वेश्चंस जो है भारतीय संविधान के और 25 क्वेश्चंस जो है मूल विधि के होते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और दोस्तों, ये आज की हमारी 26वीं क्लास होगी। हमने 25 क्लासेस जो है कंप्लीट करवा दिए हैं। जिन लोगों ने वो क्लासेस को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, जो कि यूपीएसआई मूल विधि के नाम से बनी हुई है। तो चलिए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। तो क्वेश्चन करा है, बिना वारंट के गिरफ्तार करने के बाद मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अभिरक्षा में रखने की अवधि कितनी हो सकती है। तो बताइए दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद किस अवधि तक जो है उसको अभिरक्षा में रखा जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसे 24 घंटे तक जो है अभिरक्षा में रखा जा सकता है। और बता दें, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 58 के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक निरुद्ध न किए जाने का प्रावधान है, जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 57 के जो है समान है। ठीक है, कहने का मतलब नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 58 और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 57 दोनों में एक समान जो है प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक फरार अपराधी माना जाता है। तो बताइए दोस्तों, एक फरार अपराधी क्या माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसके विरुद्ध जो है धारा 82 सीआरपीसी के अंतर्गत उस घोषणा जो है जारी हो चुकी हो, उसे जो है फरार अपराधी माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कि विधि के विरुद्ध जमाव को तितर बितर करने का समादेश निम्न में से कौन दे सकता है। तो बताइए दोस्तों, किसी विधि के विरुद्ध जमाव को तितर बितर अर्थात इधर उधर करने का समादेश अर्थात आदेश किसके द्वारा जो है दिया जा सकता है। जिसका ऑप्शन है थानेदार, दूसरा है न्यायिक मजिस्ट्रेट, तीसरा है न्यायपालक मजिस्ट्रेट और लास्ट है ए एवं सी दोनों। तो राइट आंसर हो जाएगा थानेदार और न्याय कार्यपालक मजिस्ट्रेट, इन दोनों के द्वारा जो है समादेश दिया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और बता दें, भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 की धारा 148 के पहले में जो है विधि के विरुद्ध जमाव को जो है तितर बितर करने का प्रावधान दिया गया है। तो साथ में इसे भी याद रखिएगा, पूछ सकता है, क्योंकि आपके सिलेबस में आईपीसी जो है काफ़ी जो है अपडेटेड हो चुकी है। ठीक है, जो पुरानी धाराएं थी वो सभी बदल गई हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 77 के अंतर्गत वारंट निष्पादित किया जा सकता है। तो बताइए दोस्तों, दंड प्रक्रिया संहिता की कौन धारा 77 के अंतर्गत वारंट को कौन निष्पादित कर सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, भारत के किसी भी स्थान पर जो है वारंट को निष्पादित किया जा सकता है। धारा 77 में ये जो है प्रावधान दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक वाद प्रथम सूचना रिपोर्ट अर्थात एफआईआर पर एक निर्देशक वाद है। तो बताइए दोस्तों, एफआईआर अर्थात प्रथम सूचना रिपोर्ट में कौन सा निर्देशिक वाद है दिए गए ऑप्शनों में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश वाद राज्य का वाद। यही जो है प्रथम सूचना रिपोर्ट अर्थात एफआईआर के निर्देशक वाद से संबंधित है। और बता दें कि इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि किसी भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 अर्थात 154 के अंतर्गत संज्ञेय अपराध के मामलों में प्रथम रिपोर्ट सूचना जो है रजिस्टर करना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा
आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 सभी पर लागू होती है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो। तो ये जो है मोहम्मद अहमद खान बनाम सहबानू मामला में जो है कहा गया था कि भारतीय दंड संहिता की धारा 125 सभी धर्म के व्यक्तियों पर जो है लागू की जाएगी, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति हो। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट दी जा सकती है। तो बता दें तो प्रथम सूचना रिपोर्ट जो है केवल संज्ञान अपराधों में दी जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 173 के अंतर्गत संज्ञेय अपराधों के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट अर्थात FIR दी जा सकती है। तो दोनों को दोनों याद रखिएगा। अगर आपसे दंड प्रक्रिया संहिता में पूछता है तो इसमें जो है धारा 154 के अधीन, अगर भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत पूछता है तो इसमें धारा 173 के अधीन जो है प्रथम सूचना रिपोर्ट दी जा सकती है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोनों के दोनों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत बलात्कार की पीड़िता द्वारा बलात्कार की सूचना देने निम्न में से कौन लेखबद्ध करेगा। तो बताइए दोस्तों, बलात्कार से संबंधी केस की जो है लेखबद्ध कौन करता है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। महिला पुलिस अधिकारी या कोई महिला अधिकारी जो है उसका लेखबद्ध कर सकती है बलात्कार संबंधी जो है अपराध का। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन से कितने वर्ष के बालक अथवा बालिका को साक्षी होने की दशा में जो है विवेचना के दौरान उनका कथन उनके निवास स्थान पर होना चाहिए। तो बताइए दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 15 वर्ष की जो है अवधि से कम होने वाले व्यक्ति की जो है विवेचना के दौरान उसकी कथन उसके निवास स्थान पर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसका प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 में और भारतीय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 179 में जो है दिया गया है। अगर आपसे दंड प्रक्रिया संहिता में पूछता है तो धारा 160 में, अगर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत पूछता है तो 179 में इसका प्रावधान दिया गया है। तो दोनों के दोनों याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला है अपराध एक ऐसा कृत्य है जो विधि द्वारा निषिद्ध तथा समाज के नैतिक मनोभावों के प्रतिकूल दोनों ही होता है। उक्त कथन किसके द्वारा कहे गए थे। तो बताइए दोस्तों, ये कथन किसके द्वारा कहे गए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ये कथन जो है जेम्स स्टीफन के द्वारा कहे गए थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका 2011 UPSI में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन से निम्न में से अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कहाँ किया जा सकता है। तो बताइए दोस्तों, अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कहाँ पर किया जा सकता है। तो ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, दूसरा है सत्र न्यायालय में, तीसरा है उच्च न्यायालय में और लास्ट कह रहा है बी व सी दोनों में। तो बता दें अग्रिम जमानत के लिए आवेदन सत्र न्यायालय में और उच्च न्यायालय दोनों में जो है किया जा सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, बी एवं सी दोनों में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है CRPC 1973 की धारा 167 के अंतर्गत आरोपी को पुलिस हिरासत में भेजने की सबसे लंबी अवधि है। तो इसमें जो है पुलिस हिरासत में भेजने की सबसे लंबी अवधि जो है CRPC 1973 के धारा 167 के अंतर्गत 15 दिन की है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें कि BNS की धारा 187 के अंतर्गत जो है
आरोपी को पुलिस हिरासत में भेजने की सबसे लंबी अवधि 15 दिन की होगी। तो दोनों की याद रखिएगा। सीआरपीसी की जो है धारा में अगर पूछता है तो 167 के अंतर्गत, अगर बीएनएस में पूछता है तो धारा 187 के अंतर्गत 15 दिन के लिए जो है पुलिस हिरासत में भेजने का जो है सबसे लंबी अवधि का प्रावधान दिया गया है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है, मौत की सजा सुनाने के बाद सत्र न्यायालय उक्त मामले को पुष्टि और क्रामोन्नयन करने के लिए किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? तो ये जो है उच्च न्यायालय के सम्मुख जो है प्रस्तुत किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक बार आप सभी लोग जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन से, दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा में यह प्रावधान किया गया है कि पुलिस अधिकारी से अन्वेषण के दौरान किया गया कोई कथन यदि लेखबद्ध किया जाता है तो वह कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्तांतरित नहीं किया जाएगा? तो किस धारा में जो है इसका उल्लेख किया गया है दंड प्रक्रिया संहिता की? तो राइट आंसर हो जाएगा धारा 162 में जो है इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्तों, कि कोई भी अधिकारी से अन्वेषण के दौरान किया गया कथन लेखबद्ध किया जाता है तो कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्तांतरित नहीं किया जाता है। ठीक है, ये प्रावधान धारा 162 दंड प्रक्रिया संहिता में दिया गया है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन से, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 के 3 के तहत प्रत्यक्ष जांच की शक्ति का किसके द्वारा किया जा सकता है? तो बताइए दोस्तों, जांच की शक्ति किसके द्वारा की जा सकती है धारा 156 के 3 के तहत दंड प्रक्रिया संहिता के? तो राइट आंसर हो जाएगा एक मजिस्ट्रेट के द्वारा जो है किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 के सी निम्नलिखित में से क्या परिभाषित किया गया है? तो बताइए दोस्तों, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2C में जो है किसको परिभाषित किया गया है? तो इसमें जो है संज्ञेय अपराधों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, अर्थात परिभाषाएं दी गई हैं। और अगर आपसे पूछता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत, तो 2 के पहले के जी में जो है संज्ञेय अपराधों से संबंधित परिभाषाएं दी गई हैं। तो दोनों के दोनों याद रखिएगा, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 के सी में और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 2 के पहले के जी में जो है ये दोनों जो है धाराएं याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 का एच निम्न में से संबंधित है? तो ये जो है अन्वेषण से संबंधित है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 का एच। ठीक है, और अगर आपसे भारतीय न्याय नागरिक सुरक्षा में पूछता है तो इसकी जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 2 के एल में जो है अन्वेषण संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, तो दोनों के दोनों याद रखिएगा, दोनों साथ में नोट डाउन कर लीजिए। अगला है, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन को प्रावधानित किया गया है? तो बताइए दोस्तों, कौन सी धारा के अंतर्गत जो है विवाह के विरुद्ध अपराधों को जो है अभियोजन किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 198 के तहत जो है इसको प्रावधानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और बता दें कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 219 में विवाह के विरुद्ध अपराधों से संबंधित उपबंध दिया गया है। तो दोनों के दोनों याद रखिएगा, दंड प्रक्रिया संहिता का पूछता है तो 198 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में पूछता है तो धारा 219 में जो है विवाह के विरुद्ध प्रावधान दिए गए हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू है? तो बताइए दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता 2023 जो है कहाँ पर लागू है? तो ये जो है संपूर्ण भारत में लागू है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में लोक सेवकों से संबंधित प्रावधान भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा में वर्णित है? तो बताइए दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा में जो है किस धारा में लोक सेवकों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं?
तो ये जो है धारा 2 के 28 में प्रावधान दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला है, जमानती अपराध में यदि अभियुक्त द्वारा जमानत पेश की जाती है तो क्या होता है। अगर जमानती अपराध में यदि अभियुक्त द्वारा जमानत पेश की जाती है तो किसके पास पेश की जाती है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है थाना प्रभारी उसे जमानत पर रिहा कर देगा। दूसरा कह रहा है थाना प्रभारी अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। तीसरा कह रहा है ए एवं बी दोनों। लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। थाना प्रभारी उसे जमानत पर रिहा कर देगा। ठीक है दोस्तों, और बता दें अगर बीएनएस में आपसे पूछता है तो बीएनएस की धारा 478 इससे संबंधित प्रावधान दिया गया है। ठीक है, जमानती अपराध संबंधी प्रावधान बीएनएस की धारा 478 में दिया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के का के घा में के अंतर्गत निम्न में से कौन अपने माता पिता के भरण पोषण के लिए जिम्मेदार है यदि माता पिता स्वयं अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुत्र एवं पुत्री दोनों जो है भरण पोषण के जो है जिम्मेदार हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें BNSS की धारा जो है 144 के घा पहले के घा में जो है इसका प्रावधान दिया गया है। ठीक है, अगर आपसे BNNS की धारा में पूछता है तो धारा 144 के पहले के घा में इसका प्रावधान दिया है। अगर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा में पूछता है तो 125 के घा पहले के घा में इसका प्रावधान दिया है। दोनों जो है सेम प्रावधान है लेकिन धाराएं अलग अलग हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला है, लोक अभियोजक निम्नलिखित में से किसके अधीन कार्य करता है। तो बताइए दोस्तों, कोई भी लोक अभियोजक किसके अधीन कार्य करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, DG प्रोजीड्यूशन के जो है अधीन ये कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें BNSS की धारा 20 में जो है अभियोजन निदेशालय से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला है, अपराधी द्वारा कारित अपराध संज्ञेय है अथवा असंज्ञेय, जमानती है अथवा गैर जमानती, इसका निर्धारण किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो बताइए दोस्तों, कोई भी अपराधी का अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय, जमानती है या गैर जमानती, इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका निर्धारण दंड प्रक्रिया संहिता के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, बंदी को न्यायालय ले जाने व प्रस्तुत करने के लिए हथकड़ी लगाने हेतु किसकी पूर्वानुमति लिया जाना आवश्यक है। तो बताइए दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को जो है ले जाने व प्रस्तुत करने के लिए हथकड़ी उसको लगाना है या नहीं लगाना है, किसकी जो है अनुमति लेना आवश्यक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा न्यायालय की जो है अनुमति लेना आवश्यक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ से दोस्तों आपके भारतीय संविधान के क्वेश्चन शुरू हैं, क्योंकि 25 क्वेश्चन इस क्लास में मूल विधि के होते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। तो इसमें जो है आज भारतीय संविधान की क्लास में हम ग्राम पंचायतों से संबंधित क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। जितने भी टाइप्स के जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं ग्राम पंचायतों से संबंधित क्वेश्चन, UPSI, यूपी पुलिस या अदर एग्जाम में जो पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चनों को हमने यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया है ग्राम पंचायतों से संबंधित। तो क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देती है। तो बताइए दोस्तों, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश दिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत जो है किया जाता है निर्देश। और बता दें, इनका प्रावधान जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो है शामिल किया गया है ग्राम पंचायतों से संबंधित। ठीक है, साथ में ये भी याद रखिएगा, पूछ सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
अगला है पंचायतों एवं नागरिकों के संबंध में भारतीय संविधान के में किस वर्ष प्रावधान किया गया है। तो बताइए दोस्तों, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष जो है प्रावधान किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1993 में जो है इसका प्रावधान किया गया है। और बता दें इन दोनों को जो है पंचायतों और नगर पालिकाओं अर्थात दोनों को जो है 73वें एवं 74वें जो है संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला है निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को जो है संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा जो है इन्हें संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है, जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन में पंचायतों को जो है दिया गया है और नगर पालिकाओं को जो है किसके 74वें संविधान संशोधन में। तो दोनों को दोनों याद रखिएगा। अगर पंचायतों का पूछता है तो 73वें में संशोधन में और नगर पालिकाओं का पूछता है तो 74वें संविधान संशोधन में। ठीक है दोस्तों। और बता दें भारतीय संविधान के भाग 9 एवं 11वीं में अनुसूची में जोड़कर पंचायती राज संस्थाओं को जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो ये भी याद रखिएगा कौन से भाग में, भाग 9 में, और कौन सी अनुसूची में, तो 11वीं अनुसूची में जो है इनको ग्राम पंचायतों के बारे में प्रावधान जो है भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बताइए दोस्तों भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया था। तो ये जो है 1993 में जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल वर्ष 1992 के 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से वर्ष 1993 में जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा। ठीक है, कौन से संविधान संशोधन, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत 1993 में इसको जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला है भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंध 73वें और 74वें संविधान संशोधन जब हुए उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे। तो उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो है पीवी नरसिम्हा राव थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका 2021 का पूछा हुआ यूपीएसआई का क्वेश्चन है दोस्तों। और इनके अगर कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल जो है 1991 से 1996 तक ही था जो है। तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बताइए दोस्तों 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कितने विषय जो है निर्धारित किए गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा कुल 29 विषय जो है निर्धारित किए गए हैं पंचायतों के लिए 11वीं अनुसूची में। अगला है निम्न में से पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है। तो बताइए दोस्तों जो 29 विषय हैं उसको जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 243 के तहत जो है उनको संविधान में दर्जा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला है निम्न में से कौन पंचायतों की संरचना के बादत उपबंध करने को जो है अधिकृत है। तो बताइए दोस्तों पंचायतों की संरचना के बादत उपबंध करने के लिए कौन अधिकृत है। तो राइट आंसर बनेगा राज्य का विधानमंडल यही जो है बाबत करने के लिए जो है अधिकृत होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें संविधान के अनुच्छेद 243 के ग के पहले के अंतर्गत राज्य के विधानमंडल पंचायतों की संरचना के बाबत संबंधी उपबंध दिया गया है। तो साथ में ये भी याद रखिएगा कौन से अनुच्छेद 243 के ग के पहले में जो है इसका प्रावधान दिया गया है। आइए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचित होंगे।
तो बताइए दोस्तों, अगर कोई भी पंचायत भंग कर दी जाती है तो किस अवधि के अंदर जो है निर्वाचन किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 6 माह के अंदर निर्वाचन किया जाता है। और बता दें, संविधान के अनुच्छेद 243 के ई के तीसरे के बी के तहत जो है पंचायत भंग होने पर 6 माह के अंदर निर्वाचित होना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, पंचायत की संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो बताइए दोस्तों, इनमें जो है पंचायत की संरचना में निम्न में से कौन सा एक कथन जो है सही नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा, किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा जो है पंचायत की संरचना के लिए उपबंध कर सकेगा, यही आपका जो है सही नहीं दिया है। ठीक है, और बाकी सभी आपके सही दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है, भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है? तो बताइए दोस्तों, किसी भी पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से, यानी कि जिस तिथि से उसके अधिवेशन का निर्धारण किया जाएगा उस तिथि से लेकर के 5 वर्ष तक की अवधि का जो है कार्यकाल माना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन कह रहा है जन स्वास्थ्य, दूसरा है जन उपयोगी सेवाएं, तीसरा है स्वच्छता का प्रबंधन, और लास्ट कह रहा है लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोक व्यवस्था का अनुरक्षण, यही जो है स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किस में है? इंपॉर्टेंट है। तो बताइए दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किस में किया गया है? संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, या ए व बी दोनों में? तो राइट आंसर हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान राज्य सूची में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्धारण किसके द्वारा लिया जाता है? तो बताइए दोस्तों, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये जो है निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है, क्योंकि ये राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, राज्य सूची के विषय में ये शामिल भी है, इसलिए ये निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। और बता दें, पंचायत अर्थात स्थानीय स्वशासन को संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि 5 का विषय माना गया है। ठीक है, कौन से? 7वीं अनुसूची में राज्य सूची की 5वीं प्रविष्टि का जो है ये इसको विषय माना गया है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, भारत में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो बताइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कुल स्थानों का 1/3, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो बताइए दोस्तों, किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 243 के डी में इसका प्रावधान किया गया है। इससे संबंधित अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण संबंधी। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से पंचायत राज व्यवस्था अपनाई गई थी
तो बताइए दोस्तों, पंचायत राज व्यवस्था अपनाई गई थी कैसे? तो राइट आंसर हो जाएगा लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए ये पंचायत राज व्यवस्था अपनाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है, निम्नलिखित में से तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है। तो बताइए दोस्तों, इन चारों में से तृणमूल लोकतंत्र से कौन संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज पद्धति, यही जो है तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन से, ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? तो बताइए दोस्तों, ये जो है कौन से भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? तो राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा जो है इसका सुझाव परिणाम किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, भारत में पंचायती राज की अनुमति के लिए बनी समिति अध्यक्ष थे। तो बताइए दोस्तों, जो भारत में पंचायती राज समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष आप सभी को पता होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जो है ये यूपी पुलिस और यूपीएसआई में रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है बलवंत राय मेहता जो है इसके अध्यक्ष थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और बता दें, बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया था। इस समिति ने जो है लोकतांत्रिक विभेदीकरण और ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की जो है अनुशंसा की थी। तो याद रखिएगा, कौन सी त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की जो है इसके द्वारा बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा जो है अनुशंसा की गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही हमने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की अनुशंसा बलवंत राय मेहता समिति द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। तो एक तरफ आपका समितियां दिया है और दूसरी तरफ उससे संबंधित सुझाव दिए गए हैं। तो पहला कह रहा है बलवंत राय मेहता, तो बलवंत राय मेहता का संबंध त्रिस्तरीय पद्धति से हो जाएगा। ठीक है। दूसरा कह रहा है एल.एम. सिंघवी, तो एल.एम. सिंघवी का जो है स्थानीय स्वशासन से संबंध हो जाएगा, तो बी का पहले से। तीसरा कह रहा है अशोक मेहता, तो अशोक मेहता का संबंध जो है द्विस्तरीय पद्धति से हो जाएगा, सी का चौथे से। और लास्ट कह रहा है जी.वी.के. राव, तो इनका जो है संबंध प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार, ये जो है इसका मिलान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आइए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो बताइए दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार भारत में किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बलवंत राय मेहता को जो है पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला है, भारत में राज्य व्यवस्था सबसे पहले आंध्र प्रदेश खाली जगह में प्रारंभ की गई थी। तो ये जो है भारत में राज्य व्यवस्था सबसे पहले आंध्र प्रदेश और राजस्थान राज्य में जो है शुरू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। पहले नंबर पे राजस्थान में और दूसरे नंबर पे जो है आंध्र प्रदेश में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। और बता दें कि 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया था, तथा कुछ समय बाद आंध्र प्रदेश राज्य ने भी इसे लागू कर दिया था। ठीक है दोस्तों, इसी वर्ष 1959 में ही कुछ समय बाद आंध्र प्रदेश राज्य में भी ये पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी और सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले से इसकी शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। तो याद रखिएगा, सारे के सारे फैक्ट इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं इन 50 क्वेश्चनों में आपने कितने क्वेश्चन जो है सही किया। ठीक है दोस्तों, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। फिर मिलेंगे इसकी क्लास 27 लेकर के, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।